बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपने पहले वाला काम कर लिया होगा। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स की बजाय उसके डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में मिलेगी। देखिए, डिटर्मिनेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। जब क्योंकि हमने जो 2/2 का डिटर्मिनेंट था, जहां हमने इन्वर्स फाइंड आउट किए, वहां पे हमने उसका डिटर्मिनेंट भी लिया था। जब हमारे पास 2 से बड़ा ऑर्डर आ जाता है, 3 आ जाए या 3 से ज़्यादा उसकी रोज़ और कॉलम्स हों, तब हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे लेते हैं और कैसे लिखते हैं। कैन बी रिटन बाय following the same pattern as already discussed. For example, if n is equal to 4, हम ऑर्डर क्या ले रहे हैं, 4/4, उसका मैट्रिक्स ये होगा। और जब हम उसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसको उसी तरह से सीधी लाइनों से शो करते हैं। दिस इज इक्वल टू होता है, इसी तरह से स्ट्रेट लाइंस के साथ हम अंदर पूरा मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए आप आ जाइए इस पेज पे, 103 पेज पे। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जो कि बराबर है A11 12 13। उसी तरह से जैसे हम इसको लेट करते हैं। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। हम इसे कहते हैं हमने एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड बाय रो 1 भी कर सकते हैं, रो 2 भी कर सकते हैं, एक्सपेंड बाय रो 3 भी कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, यह मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ कैसे करते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास A इज इक्वल टू है A11 12 13, फिर A21 22 23 31 32 और 833, ये इसका डिटर्मिनेंट। एक्सपेंड बाय रो 1, मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ। कैसे एक्सपेंड करूँगी, फर्स्ट एंट्री रो 1 की लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। आप कह लीजिए हमारे पास ये भी ओमिट हो गया और यहाँ से ये चीज़ भी ओमिट हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, A22 A23, यहाँ से A32 और A33। फिर जब हम अगली एंट्री लिखेंगे A12, इसके साथ लगाएंगे नेगेटिव साइन A12। अब हमने क्या करना है, डिलीट करनी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ लिख रही हूँ, डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, ये ख़त्म हो गए। बाकी क्या बचा, ये 2 एंट्रीज और ये 2 एंट्रीज, A21 A31, A23 और A33। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी प्लस A13। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट हो गई और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। जब ये दोनों चीज़ें हमने निकाल दी, ये और ये, हमारे पास क्या बचा, ये 4 एंट्रीज, A21 A22 A31 और A32। इस तरह से हम अपना डिटर्मिनेंट लिखते हैं। पहली टर्म पॉजिटिव, यहाँ से आप याद रखिए, पहली हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इनके सिंबल्स जो हैं यहाँ पे आपको रफ में बता रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव।
जब मैं आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स कराऊंगी उसमें हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि ये हमारे पास किस पैटर्न पे हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। आज क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट डे है, इसलिए आज हम इसको बस आप इतना ही याद रखिए कि ये इस तरह से हमने सिंबल लगाने। जो एंट्री यहाँ पे है उसके साथ नेगेटिव साइन, जो थर्ड कॉलम में है उसके साथ पॉजिटिव साइन, और इस तरह हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जिन लाइंस पे हम 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे। इसका मतलब है कि मेरे पास क्या आंसर आएगा, A11 ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट A22 मल्टीप्लाई बाय A33, दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 3 का प्रोडक्ट 3 2 के साथ, 2 3 का प्रोडक्ट 3 2 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास माइनस A12 और क्या आ जाएगा, ये दो का प्रोडक्ट A21 का प्रोडक्ट A33 के साथ, A23 का प्रोडक्ट A31 के साथ, ठीक है, प्लस A13 और प्रोडक्ट टर्म्स क्या आ जाएंगी, 2 1, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई, A32 माइनस A22 प्रोडक्ट विद A31, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सपेंड करते हैं और अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कहता है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसने हमें दिया है, इसका डिटर्मिनेंट उसने कहा इवेल्युएट करना है, और हम बिल्कुल इनको उन्हीं लाइंस पे जाके जिस तरह से मैंने आपको अभी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन बताई है करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर -2 और फिर 3। ये किससे एक्सपेंड कर रहा है, फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहा है। जब हमने 1 लिखा है, 1 इस रो इस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम में है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 1 -3 2, 3 1 -3 2। सेकंड देखिए -2, ये -2 ये ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया, बाकी क्या बचा, -2 4 1 2, -2 4 1 2। फिर ये वाली एंट्री लिखी, इस और इस जगह पे एग्जिस्ट करती है, ये ख़त्म, बाकी -2 4 3 -3, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, देन -2 के साथ अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक्सपेंड करके आपके पास आंसर -25 आ रहा है। अगर आप एक्सरसाइज पे जाते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही क्वेश्चन है, इवेल्युएट दी फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये वाले डिटर्मिनेंट्स आपने इवेल्युएट करने हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं इनको आप सिंपली सीधा सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। जैसे अगर मैं इसमें से कोई एक पार्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ, एक्सरसाइज 3.3 का, हमारे पास इसके सेकंड पार्ट में क्या है, 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 एंड -2। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हम लिखेंगे एक्सपैंड इट बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड किया, 5 लिखा, 5 है यहाँ पर, ये एंट्री और ये एंट्रीज एलिमिनेट हो जाएंगी, बाकी क्या रह जाएगा, -1 1 1 -2, दरमियान में नेगेटिव साइन, सेकंड एंट्री 2 लिखें, ये देखिए ये और ये ख़त्म, फिर से आपके पास क्या बचा, 3 -2 1 और -2। सेकंड एंट्री है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ख़त्म होगा और 3 -2 1 -2 बचेगा, फिर प्लस एंट्री की क्या वैल्यू है, -3, और इसके आंसर्स देखिए,
यहाँ पे है, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3 -2 -1 एंड 1। इस तरह से आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसके आंसर्स आ जाएंगे 5 और 1 -1, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 1 × -2 2, देन -2, 3 2s are 6, माइनस दरम्यान में 1 2s are 2, -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 1 टाइम 3 आ गया, माइनस साइन माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, आंसर 5 1 -2 -4 -3 और 1, 5 प्लस 4 2s are 8, प्लस माइनस 3 1s are 3। आपके पास क्या आंसर आ गया 8 - 5, 8 - 3 किया तो 5 आ गया, 5 + 5 आंसर इज 10। इस तरह से बच्चों आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और आपके पास वो डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट हो जाएगा। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई हैं पेज नंबर 105 पे। 105 पे क्या प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं और ब्रीफ करती जाती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हमने करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। वो कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होगा वही हमारे पास ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल करते हुए इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 2 3 4 1। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 4 1, 2 1 टाइम 2 3 4s are 12, आंसर इज -10। अब a का ट्रांसपोज लिखिए। a का ट्रांसपोज क्या होता है, रोज चेंज इनटू कॉलम्स। सो 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 3 1 विच इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 -4 3 टाइम 12, आंसर इज -10। सो ए जब भी लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास वो कहता है इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 rows और 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is -a। मतलब अगर हम चलते हुए कभी कोई 2 rows को आगे पीछे करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 0 4 5 8 1 0। मैं क्या करती हूँ, हम जब इंटरचेंजिंग करते हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, R1 को 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, रो 1 की जगह पे रो 2 लिखी और रो 2 की जगह पे रो 1 लिखी। इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग हो रही है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 4 5 1 2 0 8 1 0। क्या हुआ है जी, क्योंकि हमने इन दोनों को चेंज किया है, इसलिए अगर ये ए डिटर्मिनेंट था तो अब जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे तो इसके कॉलम्स को इंटरचेंज करना है और मैं इसका सेकंड और थर्ड कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ। कॉलम 2 की जगह पे कॉलम 3 लिख देती हूँ, 3 की जगह पे 2 लिख देती हूँ। मतलब फर्स्ट कॉलम को नहीं छेड़ा, 1 0 1 एंड 8।
लेकिन 2 को 3 से और 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ मैंने लिखा 5 0 एंड 0 और यहाँ लिखा 4 2 और 1 इंटरचेंज हुए हैं। तो एक नेगेटिव साइन पहले से पड़ा हुआ था, अब एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको -1 करके 2 कर देती हूँ। पहला हमने रो इंटरचेंज करने से लगाया था, अब कॉलम इंटरचेंज किए तो एक और नेगेटिव आ गया। सो जब भी आपने इंटरचेंजिंग करनी है आपने साथ एक नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये वाली। सेकंड प्रॉपर्टी की एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है थर्ड वाली प्रॉपर्टी। इसमें वो क्या कहता है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज। आइडेंटिकल का मतलब है 2 एक जैसी रोज हैं और 2 आइडेंटिटी कॉलम्स, या तो रोज एक जैसी हैं या फिर कॉलम्स एक जैसे हैं, देन उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी देख लीजिए। मैं हर एक की एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएं। इसमें वो क्या कहता है, 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास 2 रोज या 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल हों, आइडेंटिकल का मतलब है मिलते जुलते हों, एक जैसे हों, सेम हो, तब हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। हम उसे एक्सपेंड किए बगैर ही कह देते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप कोई ए आपने कंसीडर किया था और उसके बाद आपने जब देखा तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से है, 2 1 3 है, नीचे फिर 2 1 3 है और 4 6 9 से आपके पास अगर रो 1 जो है बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे रो 2 है, तो हम इसको एक्सपेंड किए बगैर बाय प्रॉपर्टी 3 कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू है 0 के। और सेम हैपन इफ वी हैव 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, लाइक बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो है 2 1 0 0 1 3 और यहाँ पे है अगेन 2 1 0। कॉलम 1 इज आइडेंटिकल विद कॉलम 3, तो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी हमने की है 3 वाली। अब आगे आ जाइए, प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 में क्या है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0। आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज रो की जो है वो 0 0 0 हैं, तो भी उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं उस रो से, उस कॉलम से, तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो इसकी एग्जांपल है, लाइक आपके पास ए जो है वो इज इक्वल टू है 1 3 6 0 0 0 4 5 8। तो बगैर एक्सपेंशन सिंस इस सेकेंड रो इज इक्वल टू 0, तो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली करते हुए अगर हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम 0 है, 1 3 9 0 0 0 4 1 2, कोई सा मैट्रिक्स है, इसका पूरा कॉलम 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर आगे हमारे पास है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर नंबर के, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए। कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज को किसी जो है उसमें हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन बाहर आ जाता है। ये हमने पहले भी जब मैट्रिक्स करते हैं उसमें भी हम कॉमन लेके जाते हैं। इसमें इसका क्या सीन है, इफ़ के इज़ इक्वल टू, अब ए इज़ इक्वल टू है, मैं लिखती हूँ इसको, 2 है 4 है 6 है 1 है 3 है 2 है 0 है 5 है 7 है। अगर आप चेक करें तो आपके पास ये जो इसका कॉलम 1 है,
कॉलम 1 है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। ये भी 2 है, ये 2 टाइम 4 है, 2 3 टाइम 6 है। तो हम क्या कर सकें, सिंस इट्स कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ अ स्केलर k, और यहाँ पे k कितना है 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 2 का मल्टीपल बन जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 और 3, आप कह लें अंदर वाला हर नंबर डिवाइड हो रहा है। 2 1, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और बाकी सारा डिटर्मिनेंट एज इट इज़ ही रिपीट कर जाएगा। बाकी एंट्रीज चेंज नहीं होंगी, बस जिस कॉलम में जिस रो में हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा था उसको हमने बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब हमने मैट्रिक्स किया था उसमें ये मल्टीपल जो होता था वो अंदर हर एंट्री से जाके मल्टीप्लाई होता था। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास ए जो है कोई मैट्रिक्स है, A1 1 1 2, A2 1 2 2, तो मैट्रिक्स को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 के साथ भी, 1 2 के साथ भी, 2 1 के साथ भी और 2 2 के साथ भी। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं और इसका k लेते हैं तो फिर हम k को किसी एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इट्स मीन ये किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लाइक ये इसमें जिस तरह हमने ये एग्जांपल अभी की है, इसमें सिर्फ ये इस तरह की फॉर्म में है KA1 1 KA2 1, लेकिन ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्रीज एज इट इज़ है, इन पे इसके ने कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट की हो तो सिर्फ रो या कॉलम से होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की हो तो पूरे मैट्रिक्स के साथ होती है। ये याद रखना है आपने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और ना ही ये गलती करनी है। आगे चलिए, इसकी 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी एक रो जो है वो 2 टर्म्स का सम है। तो क्या होता है हमारे पास, हम जो 2 सेम है उनको वैसे ही रिपीट करते हैं और जो सम वाली है उसको एक दफ़ा फर्स्ट मैट्रिक्स में और एक दफ़ा सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। ये भी आप अगर आप इसको मैट्रिक्स की तरह सोचें तो आपको याद होगा कि हम हर एंट्री को ऐड करते थे, बट इन डिटर्मिनेंट या तो हम ऐड करते हैं किसी 2 कॉलम्स को या किसी एक रो को। मतलब हम सिर्फ जो भी आपका ऑपरेशन है या सिर्फ कॉलम वाइज होता है या रो वाइज होता है, टोटल के टोटल मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपने। आगे चलिए, 7th प्रॉपर्टी है, इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स A इज एडेड टू एन अदर रो। अच्छा, डिटर्मिनेंट में ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस तरह से है, तो हम क्या करते हैं कि अपने डिटर्मिनेंट की कोई एक रो उठाते हैं और उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर देते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और हम किसी एक का मल्टीपल दूसरे में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 1 3 0 1 4 4 0 और 5। ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, वी कैन ऐड एनी 2 रोज, वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी 2 रोज, वी कैन ऐड एनी 2 कॉलम्स और एनी सब्ट्रैक्ट एनी 2 कॉलम्स। मतलब मैं रो 1 प्लस रो 2 लिख सकते हूँ और डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो इसका आंसर आएगा वही एडिशन के बाद वाले का आंसर आएगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू, इफ़ आई राइट इट, R1 प्लस R2, किसी एक को हमने ऐड कर दिया है, फर्स्ट रो को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 4 7 और R3 भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। क्या किया हमने,
ये डिटर्मिनेंट की ही लाइन आनी थी। क्या किया हमने, R1 भी ऐसे लिख दी है, R3 भी ऐसे लिख दिया और R2 में हमने R1 को ऐड किया है और आंसर में इक्वालिटी का ही साइन रहा है, बराबर की ही अलामत रही है। ना ये छोटा हुआ है, ना ये बड़ा हुआ है, ना ये अनइक्वल हुआ है, बल्कि जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। और ये आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, दोनों के सेम ही आंसर आएंगे। और इसी तरह से हम कोई 2 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसी को दोबारा से लिख रही हूँ कि ए डिटर्मिनेंट जो है इसको मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कर देती हूँ कॉलम 3 में। तो हमारे पास 2 0 4 1 1 0 फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़, और थर्ड जो है वो हम इन दोनों का मैं सम लिख रही हूँ। 2 + 3 5, 4 + 0 4, 5 + 4 9, ये लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, डिटर्मिनेंट पे कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म। सबसे पहले ये कि ट्रायंगुलर फॉर्म कौन सी होती है। ट्रायंगुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 2 3, इसके आपके पास नीचे वाली एंट्रीज सारी 0 होंगी और इसके ऊपर वाली एंट्रीज नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, हमारे पास डायगोनल एंट्री बिलो द डायगोनल एलिमेंट ऑल एंट्रीज आर 0 या अबव द डायगोनल एंट्रीज ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड अ इट्स कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 4 6 3। ये देखिए, ये हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर और ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर। इसमें डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, हमारे पास क्या होता है, ऑल द एंट्रीज बिलो और above the diagonal entries are 0। हमारे पास किसी भी, यहाँ पे ये भी लिखे है, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑल द एंट्रीज बिलो और अबव द डायगोनल एंट्रीज आर 0 इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज कि या तो नीचे या तो ऊपर, अगर हर एंट्री 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और कभी भी ट्रायंगुलर का अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे ये सी मैट्रिक्स कह देती हूँ, तो सी का आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। आपके पास इसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब सी डिटर्मिनेंट अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो सी डिटर्मिनेंट सिंपली मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × 2 × 3। ठीक है, और अगर मेरे पास डी कोई मैट्रिक्स है और दिस इज इक्वल टू है
A B C, यहाँ पे 0 0 और 0 और यहाँ पे 4 6 4 5 1 है। तो D का डिटर्मिनेंट मैं इसको एक्सपेंड किए बगैर लिखूँगी कि दिस इज़ इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, क्या है हमारे पास? इट्स अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। इसका प्रोडक्ट हमारे पास मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। एक्सरसाइज पे आइए, एग्जाम्पल्स को फिर देखते हैं हम। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आपके पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, जस्ट बाय एक्सपेंडिंग। आपने इनको एक्सपेंड करना है, आपके पास आंसर आते जाएंगे। अब आगे आ जाइए इसके 4th पार्ट पे। 4th को भी आप कर तो सकते हैं कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम 1 और रो 1 और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट वे है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं तो हम सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि हमें सारे की सारी एक्सपेंशन ना करनी पड़े। अच्छा जी, इसका 4th पार्ट जो है वो क्या है? 4th पार्ट है हमारे पास a प्लस एल, ए माइनस एल, ए और a प्लस एल, ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए है और a प्लस एल है। देखिए, इसको अगर हम करना चाहें तो हम सिंपली कैसे कर सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कर दें इस वाली रो से, हमारे पास आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कॉलम में बाकी दोनों कॉलम्स ऐड कर दो, किसी एक रो में बाकी 2 रोज़ ऐड कर दो, जैसे आपको आसान लगे। मैं क्या कर रही हूँ, रिज़ल्ट लिखूँगी R1 में, और R1 क्या है? R1 इज़ द सम ऑफ R1, R2 और R3। इन तीनों को ऐड करके मैं R1 में आंसर लिखती जा रही हूँ। A प्लस एल प्लस ए प्लस ए, इन तीनों को सम किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3A प्लस एल। इन तीनों को एल प्लस एल और माइनस एल, इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से 3A प्लस एल माइनस एल। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3A माइनस एल और प्लस एल। ठीक है, बाकी जो 2 रोज़ हैं वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। ए प्लस एल, ए माइनस एल, फिर ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल। ये देखिए, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इनको कैंसिल किया, हमारे पास क्या बच गया आंसर? 3A और 3A। फिर हमारे पास ए प्लस एल, ए माइनस एल और ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल। ये लीजिए, 3 कॉमन ले जाइए R1 में से, जो हमने स्केलर वाला पढ़ा था, कॉमन 1 1 1, बाकी सेम आ रही हैं, ए प्लस एल और ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल। ये लीजिए, आपके पास 3A। अब हम इस 1 और इस 1 को 0 कर देते हैं। कैसे 0 कर सकते हैं? आप कर दीजिए, कॉलम 2 में लिखेंगे हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, या कॉलम 1 कर दें, और फिर कॉलम 3 में लिखिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। फर्स्ट कॉलम आपने एज इट इज़ लिख लिया, 1A ए माइनस एल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट मैं इधर ही कर रही हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ये कॉलम 2 की एंट्रीज है, 1 है, ए प्लस एल है और ए है। कॉलम 1 की एंट्रीज माइनस के साथ, ये -1, ये -A, ये -A प्लस एल। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 0 L और L, 0 L और L। ठीक हो गया? फिर नेक्स्ट करिए, ये रफ मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। आगे चलिए, कॉलम 3 की एंट्रीज लिखिए। ये है 1A माइनस एल और A प्लस एल।
माइनस आपने करना है कॉलम 1 को, -1 -a और +l, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है? 0, a से कट गया, -l, l हमारे पास a, ये एंट्री कौन सी थी? a -l और ये +l है और ये है, ये इससे कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2l। इसको अब आप एक्सपेंड करिए बाय रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे आप तो आपके पास ये और ये ख़त्म होके आंसर क्या आता है? 3a × l 2l -l और l। आंसर आ गया 3a × 2l का स्क्वायर माइनस प्लस l का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3l स्क्वायर। आंसर आ गया 3al स्क्वायर। इस तरह से, और ये सारा हमने क्यों किया कि वो जो हमें एक्सपेंड करते हुए बार बार कॉलम ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करनी पड़नी थी, वो हमने इसकी वजह से हमारे पास वो कम रह जाएंगी और हम आसानी के साथ इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आपने बच्चों इसी तरह से इसका 5th पार्ट जो है वो करना है। इनमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने नहीं करवाया, ये भी आपने करना है। इसी तरह से आपने इसका ये 6th पार्ट भी करना है। 6th पार्ट में आपके पास क्या है? देखिए ज़रा, 6th पार्ट का थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 6th पार्ट में हमारे पास है 2a, a और a, b, 2b और b, फिर c और 2c। फर्स्ट रो में से कॉमन लेके जाइए a, ठीक है। सेकेंड रो में से कॉमन लेके जाइए b, ये सारा। थर्ड रो में से कॉमन लेके जाइए c और c। आपके पास जो चीज़ें आप कॉमन लेके जाएंगी वो बाहर लिखेंगी, a, b और c। यहाँ पे रह गया 2, 1 एंड 1। यहाँ से b कॉमन लेके गए 1, 2 और 1। यहाँ से c कॉमन लेके गए 1, 1 और 2। ये लीजिए, और अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक तो ये a, b, c कॉमन जाने से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशंस की। 2 गया बाहर, 2, 1, 1, 2, जैसे मैंने बताया था, -1। फिर आपके पास ये गया 1, 1, 1, 2, फिर 1 प्लस के साथ, और क्या आ गया आपके पास? 1, 2, 1, 1। इस तरह से आपका टोटल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? a, b, c 2 × 4 -1 -1 × 2 -1 +1 × 1 -2 ब्रैकेट a, b, c 2 × 3 -1 +1 ये आ जाएगा और -1 यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसको मज़ीद एक स्टेप और करेंगे, a, b, c 2, 3 × 6 -1 -1, और आंसर कितना आ गया आपके पास? 6 - 1 5, 5 - 1 तो 4। a, b, c इज़ द आंसर। कल आपने 3.3 का इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जाएंगे, ठीक है। ओके।